ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। और इसलिए बोलिए क्योंकि कल को आपका कोई जानने वाला पुलिस की निर्ममता का, क्रूरता का, उनकी बर्बरता का शिकार हो सकता है। छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहित पांडे की कस्टडी में मौत हो गई। मोहित और उसके कर्मचारी आदेश का 600 रुपए को लेकर कोई विवाद हुआ। विवाद थोड़ा बढ़ा तो पुलिस आई और पुलिस ने आकर मोहित को गिरफ्तार कर लिया। मोहित की खैर खबर लेने जब उसका भाई थाने पहुंचा तो उसको भी लॉकअप में डाल दिया। और उसके भाई का कहना है कि उसकी इतनी निर्ममता से, इतनी बेरहमी से पिटाई करी जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारों का और खबर वालों का वहां पर यह भी कहना है कि आदेश का एक रिश्तेदार बीजेपी का सदस्य है और उसके ऊपर एक विधायक जी से पहुंच है। असलियत यह है कि मोहित की गिरफ्तारी रात को 11 बजे हुई थी, लेकिन दिखाई गई दिन के 1 बजे। 14 घंटे तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई गई, इसका जवाब सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस और लखनऊ की पुलिस दे सकती है। विधायक योगेश शुक्ला आए, उन्होंने 1 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, जहां पर 15 दिन पहले एक दलित युवक अमन गौतम की भी ऐसे ही कस्टडी में दर्दनाक मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में, कस्टडी में, हिरासत में हुई मौतों में पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 में मोदी सरकार ने संसद में कुछ आंकड़े पेश किए थे और उसके मुताबिक 2017 से 2022 6 वर्षों के बीच में 2580 हिरासत में मौतें होकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 रहा। यह उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है। यह उस निरंकुश पुलिस का प्रमाण है जो रक्षक से भक्षक बन बैठी है। यह उस पुलिस का प्रमाण है जो चप्पलों में एनकाउंटर करके न्यायपालिकाओं को धता बता रही है। लेकिन इसके खिलाफ बोलिए, और इसलिए बोलिए क्योंकि कल को आपका कोई जानने वाला पुलिस की निर्ममता का, क्रूरता का, उनकी बर्बरता का शिकार हो सकता है। उस पुलिस का जो असल में आपकी रक्षक है, लेकिन कुख्यात अपराधियों को गुंडागर्दी में पीछे छोड़ रही है। आज पूरे देश में न किसानों की सुनवाई है, न नौजवानों की सुनवाई है, न मजदूरों की सुनवाई है। मजदूरों का शोषण हो रहा है। नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है। भयंकर बेरोजगारी है देश में। मोदी जी के 10 सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार हैं। आप बताइए, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, हाथ उठाइए, सब शिक्षित हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की है? सारे शिक्षित हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे जितना भी पिछड़ा, जितना भी गरीब न हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। लोग कर्ज लेंगे, कर्ज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो आज तमाम जनता शिक्षित है। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे, वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा, यहां अडानी जी आए, आपकी जमीन ली, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार नहीं मिला। जो जो बड़े बड़े सरकारी कारखाने थे जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था, वो तमाम अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिए हैं इन्होंने। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को। जैसे मैंने आपको कहा, सारे बंदरगाह, खदान सब इन बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए हैं। रोजगार कहां से आएगा? खेती किसानी से आता था। आज खेती किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई, तो रोजगार क्या देगा? एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था। जो आप अपना बिजनेस शुरू करते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटी मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार, लेकिन नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी। तो छोटे बिजनेस भी कमा नहीं पाते, तो वो भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं।
और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। आप सब मेहनत करते थे, यहाँ के नौजवान, कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए शहीद होने की इच्छा थी, लेकिन अपने माँ बाप का देखभाल, अपने परिवार की परवरिश, अपने परिवार के लिए एक स्थायी रोजगार लेने की भी इच्छा थी। आप सबने परिश्रम किया। मोदी जी की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर ले आए, बोला कि 4 साल बाद सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद घर आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यों करूं इतना परिश्रम, जब 4 साल बाद घर लौट जाऊंगा फिर से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई स्थायी नौकरी नहीं, कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरह से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। और क्या कहा गया था कि 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब सभी समाज के लोग और सभी वर्ग इनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं, और जो भ्रम की राजनीति करते हैं और जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और जो उत्पीड़न की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। और क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी, और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करल की जो विधानसभा की जो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी, और कहाँ कम वोट होगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होके इसमें कार्य करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे नेतागण